नमस्कार साथियों, मैं एस यादव एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक चलता है, जिसका नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक या सहकारी अधिगम के ऊपर आधारित हमारा एक टॉपिक है। आज यदि हम देखें, इस प्रतिस्पर्धा के इस युग के अंदर, इस अंधी दौड़ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को देखे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी का साथ नहीं लेके चलता है। ये यानी हम कह सकते हैं, आज इस प्रतियोगिता के ज़माने के अंदर आज हमारा बालक, आज हमारा परीक्षार्थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस अंधी दौड़ के अंदर कुंठा से ग्रसित है, तनाव से बड़ा ग्रसित है, क्योंकि सहयोग मिलता ही नहीं है। इसलिए देखिए, एक नई विधा को जन्म दिया गया है, जिसके अंदर जो ये प्रतिस्पर्धा का जो युग है, इस युग से बाहर निकला जाए और एक सहकारी, एक सहयोग रूप से एक दूसरे को सिखाया जाए। उसी से संबंधित इस अवधारणा को अपने विषय में जोड़ा गया है, जिसका नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, तो सीधा सा याद रखना, एक समूह के रूप में कार्य करना, एक दूसरे को सहयोगात्मक भावना के रूप में कार्य करने पर आधारित अर्थात सीखने पर आधारित आज की हमारी अवधारणा है, जिसके अंदर देखिए हम एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे और देखते हैं इसी अवधारणा। और कई बार देखिए इससे सवाल पूछे गए और अच्छे सवाल पूछे गए, और एक सरल सा टॉपिक है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सरल तरीके से, और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सहकारी अधिगम या सहयोगात्मक। दूसरा नाम क्या है? सहयोगात्मक। अंग्रेजी में कहा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। एक शब्द और आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम, देखिए, ये एक दी गई अवधारणा थी बांडुरा के द्वारा, अल्बर्ट बांडुरा। उनके द्वारा उन्होंने कहा था कि दूसरों के व्यवहार से व्यक्ति सीखता है, और इसे नाम दिया गया सामाजिक अधिगम। लेकिन हम सामाजिक अधिगम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सहकारी अधिगम। सामाजिक अधिगम में मिलजुल कर दूसरे के व्यवहार से सीखने पर बात कही जाती है, यहाँ एक दूसरे का सहयोग करने पर आधारित। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपने इसमें प्रतिपादक। याद रखना, इस अधिगम की अवधारणा का प्रतिपादन वाटसन, सा, आलपोर्ट और मीड ने किया। ये एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी चीज आती है, देखिए, सहकारी यानी कोऑपरेटिव जो शब्द है, या हम कहते हैं सहयोगात्मक। इस शब्द का अर्थ बताया स्लोविन ने। उनके अनुसार देखते हैं, 4 प्रकार से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है स्लोविन ने। सहकारी शब्द का अर्थ जो बताया इन्होंने, और इन्होंने देखिए इसको किस किस अर्थों में, एक तो दिया है सहयोगात्मक व्यवहार, एक दूसरे का सहयोग करने वाला व्यवहार को परिभाषित किया। दूसरा देखिए, सहकारी या सहयोगात्मक एक दूसरे को सपोर्ट करना, यानी प्रोत्साहित करना, एक दूसरे के साथ व्यवहार, एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि दौड़ ही ऐसी है। उसके बाद तीसरे नंबर सहयोगात्मक कार्य, यानी मिलजुल कर देखो एक दूसरे का सहयोग करना, कैसे? कार्य के अंदर बढ़ाने के लिए, यानी प्रोत्साहन में और व्यवहार में। उसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया सहयोगात्मक प्रेरक, यानी एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से मोटिव करना, प्रेरित करना, ताकि वो उन्नति की ओर आगे बढ़े, अपने साथ लेके आगे बढ़ना। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। स्लोविन के अनुसार सहकारी शब्द का अर्थ नहीं है, ये 4 अर्थ है याद करने के लिए: व्यवहार, प्रोत्साहन, कार्य और प्रेरक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अपने इसके अंदर। तो देखिए, हम देखते हैं अधिगम का, यानी कोऑपरेटिव जो अधिगम है हमारा, सहकारी जो अधिगम है, इसका मूल सिद्धांत क्या है। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, और हेडिंग होगी हमारे सहकारी अधिगम का मूल सिद्धांत। और ये जो मैंने लाइन लिखी है, इसकी मूल सिद्धांत, ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। क्या है इसके अंदर? देखिए, बोलने वाले, जो भी कोई व्यक्ति जो बोल रहा है, बोलने वाले तथा सुनने वाले 2 लोग होते हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाले, साझा लक्ष्य पर, क्योंकि कोई ना कोई एक लक्ष्य पर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं।
भाई दोनों लोग हैं, एक दूसरे के लिए, सार्थक का मतलब एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर समान रूप से सहमत भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है बोलने वाले, सुनने वाले एक ही विचारधारा पर समर्थ करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब आगे बढ़ते हैं और उसी से हम जब सीखते हैं तो उसी को कहा जाता है सहकारी अधिगम। जो इसका एक मूल अवधारणा एग्जाम में पूछी जाती है, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के विचारों से सहमत होना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर आधारित अवधारणा कौन सी है? तो इस पर आधारित हमारी अवधारणा कौन? सहकारी अधिगम। एक शब्द आता है सामाजिक अधिगम, जो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया, दूसरे के व्यवहार को अपनाते हुए सीखना। अल्बर्ट बांडुरा, इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम की बात कही। और सामाजिक अधिगम में यही कहा, दूसरों के व्यवहार का अनुसरण करते हुए सीखना, दूसरों के व्यवहार से सीखना, व्यवहार से अधिगम करना यानी सीखना। ठीक है, अब देखिए हम इसी सिद्धांत को अपने को आगे बढ़ाते हैं। जो कोऑपरेटिव या सहकारी हमारा अधिगम है, इसके अंदर मूल सिद्धांत में देखो, फिर हम दूसरे रूप में देखते हैं समझने के लिए। यह एक ऐसी अधिगम प्रणाली है कोऑपरेटिव के लिए जिसमें छोटे छोटे विभिन्न समूहों में कार्यरत विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में सहकारी यानी मिलजुल कर ढंग से परस्पर मिलजुल कर किसी विषय विशेष से संबंधित अधिगम अर्जन में लगे रहते हैं। यानी आप समझ गए, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, फिर उन्हें अधिगम कराया जाता है, बच्चे मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से अपनी चीज़ों को सीखते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता उनको बताने की कोशिश भी करते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से। क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा तो होती नहीं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, मेरे अंक उससे ज़्यादा हों, क्योंकि आज की इस अंधी दौड़ में लोगों में इतनी स्पर्धा भर गई, मेरे अंक उससे अधिक आने चाहिए। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग कहती है कोई स्पर्धा नहीं है, सब बच्चे समूह में वर्गीकृत करके आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे का सहयोग करते जाएं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा रहित होना चाहिए अधिगम। यहाँ सीखने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, ऐसे अधिगम को कहा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। और देखिए इसके अंदर सहकारी अधिगम में देखिए हम देखते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर। जॉनसन एंड जॉनसन की एक परिभाषा है, क्या कहते हैं? सहयोगात्मक अधिगम एक प्रकार का अधिगम उपागम है। क्या है ये? अधिगम उपागम है, जिसमें छोटे छोटे समूह में विद्यार्थी एक दूसरे को अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, बच्चों को समूह में बांटा जाता है, एक समूह दूसरे समूह का सहयोग करता है और बच्चे अधिगम करते चले जाते हैं। अधिगम का मतलब सीखते चले जाते हैं, सहयोगात्मक भावना से सीखना, अर्थात जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा की कोई भावना नहीं होती। स्वस्थ एवं सार्थक शिक्षण जिसे हम कहना वो अधिगम कह सकते हैं हम। और देखिए जॉनसन तथा जॉनसन द्वारा सहकारी अधिगम के 5 तत्व बताए। ये कम से कम 5 या 6 बार ये प्रश्न पूछा गया और ये 5 तत्व पूछे गए, अच्छे से याद कर लेना, इनको बार बार पूछे गए जो मैं इनको बता रहा हूँ तत्व। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पहली बात होती है एक समूह दूसरे समूह पर अंतर्निर्भर होता है, पहली बात। लेकिन भाव कैसे होते? पॉजिटिव, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है यहाँ। सकारात्मक यानी सकारात्मक मतलब होता है सहयोग करते हुए अंतर्निर्भरता। आमने सामने की प्रोत्साहित करने वाली अंतःक्रिया, दूसरी बात आती है आमने सामने अंतःक्रिया, यानी एक दूसरे का, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला, एक दूसरे का सहयोग करने वाली क्या है? अंतःक्रिया, इंटरएक्टिव। अन्योन्य क्रिया जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक जवाबदेहिता, सीधी सी बात है। अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर किसकी दी गई है? या तो व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में जवाबदेहिता दी गई है। उसके बाद है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का मतलब होता है मिलजुल कर
या हम कह देते परस्पर कौशलों का विकास करना। अकेला अकेला व्यक्ति अपने के अंदर देखिए सीखता नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखना, जिसे कहा जाता है सामाजिक कौशल, या हम कह देते हैं पारस्परिक कौशलों का विकास करना। और उसके बाद समूह की प्रक्रिया, इसमें जो भी कार्य होता है कैसा होता है, सामूहिक प्रक्रिया के रूप में होता है। यहाँ प्रोसेस कैसे होती है, ग्रुप देखिए प्रोसेसिंग होती है। ये 5 तत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। किसने दिए थे, जॉनसन तथा जॉनसन द्वारा दिए गए 5 तत्व 5 बार तो कम से कम पूछे गए होंगे परीक्षा के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। सहकारी अधिगम को एक मॉडल के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में हम देखते हैं। और मॉडल के कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। उन चारों पार्टों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब देखिए, व्यक्तिगत अधिगम अर्जन की अपेक्षा सामूहिक ढंग से अधिगम अर्जन कराना, इसका जो मूल मंत्र क्या है, व्यक्तिगत रूप से बच्चे को नहीं पढ़ाना, क्योंकि व्यक्तिगत पढ़ने पर प्रतिस्पर्धाएं आती हैं बच्चे के अंदर कि मेरे अंक ज़्यादा आए, मैं ज़्यादा जानूं, दूसरा मेरे से कम जाने। इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए कैसे कार्य किया जाता है, सामूहिक यानी सहकारी रूप से बच्चों को ज्ञान का अर्जन कराया जाता है, अर्थात अधिगम कराया जाता है। अब देखिए हम इस अपने मॉडल में देखते हैं। नंबर सबसे पहला आता है फोकस यानी उद्देश्य, लक्ष्य। इसमें होता क्या है, देखिए छात्रों में पारस्परिक संबंधों का विकास करना व सामाजिक कौशलों का विकास करना, इसका लक्ष्य क्या रखा है, छात्रों में पारस्परिक एक दूसरे से जुड़ना, पारस्परिक संबंधों का क्या करना, विकास करना, तथा सामाजिक कौशलों का क्या करना, विकास करना। इसका मूल मंत्र यही है, मिलजुल कर देखिए लोग कार्य करें, प्रेम भाव से रहें और प्रेम भाव से सीखते हुए आगे बढ़े। प्रतिस्पर्धा रहित वातावरण का निर्माण करना ही इसका मूल उद्देश्य है, यानी समूह में सीखना। अब देखिए इसकी संरचना, साइंटेक्स जो सेकंड नंबर पे आता है, और इसके अंदर जो कहा गया है, इसमें चरण बताए जाते हैं, स्टेप बताए जाते, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया। छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाए, 4 बच्चे 5 बच्चे, कक्षा के आकार पर निर्भर करता है समूह का आकार। तो बच्चों को छोटे छोटे समूह में क्या करें, हम विभाजित करें और उसके सामने समस्या प्रस्तुत करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बच्चों का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, छोटे छोटे समूह बनाते हैं। उसके बाद बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत करते हैं। अब सारे समूह बैठे हुए हैं, या तो गोलमेज के चारों ओर बैठ जाते हैं या टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं, और फिर उनको समस्या दी जाती है और बच्चे सामूहिक रूप से उसके ऊपर क्या करते हैं, कार्य। सभी समूह अपने विषय विशेष का अधिगम अर्जन करते हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग समूह के रूप में उस विषय को क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और सीखते चले जाते हैं और अपने ज्ञान का क्या करते हैं, अर्जन करते चले जाते हैं। तो ये तो था हमारी संरचना, पहले समूह का निर्माण, उसके बाद समस्या प्रस्तुत करना और उसके बाद उसका अधिगम कराना। अब चलते हैं नंबर 3 पर। देखिए सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। तो नाम से ही पता लग रहा है यहाँ की सामाजिक प्रणाली क्या होगी, सहयोगात्मक होगी। छात्र और शिक्षक के बीच में मधुर संबंध होंगे। और देखते हैं इसमें प्रजातांत्रिक वातावरण कैसा है, प्रजातांत्रिक यानी मिलजुल कर सहयोगात्मक समूह में चर्चा करना और समस्या का हल करना, चर्चा करके समस्या का क्या करना, हल करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। इसमें अंत में सभी एक जगह एकत्रित होकर अंतिम रूप देते हैं। ये शुरुआत में ही मैंने सिद्धांत में बताया था, बच्चों को समूह में वर्गीकृत करना, उनको सामने प्रस्तुत करना और समस्या पर बच्चे चर्चा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम का विकास करेंगे, और उसके बाद सारे बच्चे एक ही विचार पर सहमत होंगे, यानी पूरे सारे बच्चे मिलकर एक ही निष्कर्ष को निकालेंगे जो सार्थक होगा और सभी को उसको मानेंगे भी और सभी उस पर सहमत भी होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तर्क यहां पर नहीं होते हैं। और आगे देखिए सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली के अंदर आगे देखते हैं, इसके अंदर चिंता मुक्त, क्योंकि बच्चे सामूहिक रूप से कार्य, कोई चिंता नहीं है व्यक्तिगत। प्रतिस्पर्धा रहित, कोई स्पर्धा नहीं है कि ये इंटेलिजेंट है इसके कम अंक आएंगे, अंक भी देखिए सामूहिक रूप से मिलेंगे बच्चे को। और अभिप्रेरणात्मक, बच्चे को अभिप्रेरित भी करेंगे, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं का वातावरण होता है इसका।
अब पूछा जाता है सामाजिक प्रणाली किस तरह की होती है। यहाँ पर देखिए एक तरह से हम सोशल जो यहाँ पर देख रहे हैं उनके बीच में जो वातावरण कैसा है, बहुत ही अच्छा वातावरण है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वातावरण कैसा है, चिंता से मुक्त, प्रतिस्पर्धा रहित और प्रेरणात्मक, एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छी बात है इस सामाजिक प्रणाली में देखते हैं जो सहयोगात्मक हमारा अधिगम है, स्वस्थ एवं सार्थक अंतःक्रिया होती है। बच्चों में किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, द्वेष भावना नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, कोई कुंठा नहीं होती है, केवल स्वस्थ एवं सार्थक अंतःक्रिया होती है एक दूसरे के अंदर बच्चों में। यानी एक दूसरे का मतलब क्या, एक समूह से दूसरे समूह के बीच में। और आगे देखते हैं, देखिए यहां आता सपोर्टेड सिस्टम, सहायक प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली को भी इसी में शामिल कर लेते हैं हम। मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं इसी को। कई विद्वान इसको अलग मानते हैं कि इसको सपोर्ट करने वाली प्रणाली। व्यक्तिगत उपलब्धियों के मूल्यांकन के स्थान पर व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, प्रत्येक बच्चे के कितने अंक आए, नहीं, यहां पर तो देखिए समूह का सामूहिक मूल्यांकन होगा। यानी 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया तो उन 5 बच्चों को, सारे बच्चों को समान अंक मिलेंगे, किसी को कम और ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामूहिक देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन किया जाता है, न कि व्यक्तिगत किया जाता है। शायद अब आप समझ भी गए होंगे इस कोऑपरेटिव देखिए लर्निंग को। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी सहयोगात्मक रूप से अधिगम, यानी सीखना, और बिना प्रतिस्पर्धा रहित, बिना तनाव के, बिना कुंठा के सीखने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सहयोगात्मक अधिगम की विधियां, कुछ विधियां बताई गई हैं जो हमारे किससे रिलेटेड है, सहयोगात्मक अधिगम से रिलेटेड हैं। अगर हम इन विधियों को देखें तो देखिए हम डिटेल से भी इन विधियों को पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए अपने यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो ये विधियाँ अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको साधारणतः नाम ही पूछा जाता है कौन कौन सी सहयोगात्मक या कोऑपरेटिव लर्निंग की विधियाँ हैं, और उनका एक तरह से ये होता है कि इनका प्रतिपादक किसने किया। सबसे पहले जो विधि लिखी है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं स्टूडेंट का S, टीम का T, अचीवमेंट का A और D का डिवीजन, STADB कहा जाता है, इसे कहा जाता है। ये जो विधि है, इस विधि का जो प्रतिपादन जो किया गया था स्लेविन ने किया था। स्लेविन ने, जिसने सहकारी शब्द का अर्थ बताया था, इस विधि का प्रतिपादक किसने किया, स्लेविन ने। सीधा सा है, इसके अंदर देखिए 5-6 छात्रों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर उन्हें वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं को करवाया जाता है। स्टूडेंट टीम, स्टूडेंटों की टीम बनाई जाती, अचीवमेंट डिवीजन, और फिर अचीवमेंट उपलब्धि के आधार पर उनका विभाजन करना। दूसरा देखिए जिग्सा, आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों के लिए खिलौने आते हैं जो कटे फटे होते हैं, और फिर कहा जाता है इन्हें जोड़िए। जिग्सा पहेलियां भी कहते हैं इसको। एक तरह से ये क्या है, जिग्सा पहेलियां, जिग्सा पहेली, और इन्हें एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है पहेलियों को, और जोड़कर बच्चा सीखता है सामूहिक रूप से। एक बच्चे ने जोड़ी, या समूह में बैठ जाते हैं बच्चे और विखेर देते हैं ऐसी पहेलियों को आपस में। एक एक बच्चा निकाल के ले आता है, अरे ये चीज़ तो यहाँ फिट हो सकती है, ये दूसरा बच्चा कहता है ये वाली चीज यहाँ फिट हो सकती है। ऐसे फिट करते हुए इन चीजों पर आगे बढ़ते, इसीलिए इसे कहा जाता है प्ले लर्नर एंड ग्रो टूगेदर। प्ले लर्नर, इसके लिए कहावत है प्ले लर्नर एंड ग्रो टूगेदर, टूगेदर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके बारे में इलियट ने
इन गतिविधियों के बारे में देखिए कहा था, किसने कहा था? इलियट ने। कौन सी गतिविधियां? जिग्सा फिट, जैसे आप देखते हो वैसे उनको फिट करना। उसके बाद आता है नंबर 3 पर व्यक्तिगत, अकेला बच्चा और सामूहिक रूप से अधिगम करने पर आधारित विधि, और इस विधि का प्रतिपादन जॉनसन डेविड एंड जॉनसन रोजर ने किया, और इसी को हम कहते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के अनुसार। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं। उसके बाद कुछ विधियां और भी हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग पर बेस है, जैसे समूह अन्वेषण। समूह अन्वेषण को कहा जाता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, यानी सामूहिक रूप से चीज़ों की क्या करना? बच्चों को खोज करना सिखाना। और इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? शेरन एंड शेरन ने किया, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखिए आगे बढ़ना। उसके बाद आता है गैलरी वॉक। तो गैलरी के अंदर देखिए सामूहिक रूप से गैलरी लगा दी जाती है, उसमें फोटो होते हैं और उसके आधार पर बच्चों को चलाया जाता है और बच्चे सामूहिक रूप से उन गैलरी को देखते हुए सीखते चले जाते हैं। फिर आता है देखिए 3 स्टेप इंटरव्यू। ये एक पद्धति और है जिसके अंदर देखिए एक तरह से इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार रूप से बच्चों को लेते हुए सिखाना। और फिर आता है राउंड टेबल। एक गोल टेबल के चारों ओर बच्चों को बैठा दिया जाता है, फिर उसे देखिए सिखाया जाता है। इस तरह से देखिए हम देखते हैं अपने इसके अंदर कुछ विधियां हैं, और कितनी विधियां हो गई हमारी? 7 विधि। एक विधि को हम और लिख सकते हैं टीम्स गेम टूर्नामेंट विधि। टीम्स गेम टूर्नामेंट विधि। अब इस विधि के अंदर क्या होता है? बच्चों के अंदर देखिए गेम्स के माध्यम से भी देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग किया जाता है, और बच्चों को टीम में बांट दिया जाता है, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए कहा जाता है। ऐसे टूर्नामेंट साप्ताहिक रूप से देखिए आयोजित किए जाने चाहिए। और इस विधि का जो प्रतिपादन जो किया था वो किया था डिवेरिस ने, डिवेरिस और स्लोविन ने। इन दोनों ने इस विधि का क्या किया? प्रतिपादन, जिसका नाम था टीम्स गेम टूर्नामेंट। अब आप देखिए विधियों का मतलब सीधा सा ये है, ऐसी विधियां जिसमें बच्चा सामूहिक रूप से सीखे, अर्थात इंडिविजुअल न सीखकर सामूहिक रूप से कार्य करे। और जब बालक सामूहिक रूप से कार्य करता है तो सीखता है। जैसे हम कहते हैं ना प्रोजेक्ट बनाना, बच्चा देखिए व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता, सामूहिक रूप से प्रोजेक्ट पर भी कार्य करता है, तो वहाँ भी एक सामूहिक गतिविधि होती है। और सामूहिक गतिविधि के रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखना ही एक तरह से हमारा क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। तो शायद आप समझ गए होंगे कोऑपरेटिव लर्निंग एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा क्या हो जाता है। अब देखिए सहयोगात्मक अधिगम की जो विधियों को हमने पढ़ा, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है अपने इसके अंदर, और वो देखिए जो दिया गया अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित। अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण, इससे संबंधित भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण के जन्मदाता है नेड ए फ्लैंडर्स। ये देखिए मिनीसोटा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय यूएसए के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे इस विद्यालय के ऊपर। कौन? एक शिक्षा शास्त्री जिनका नाम था नेड ए फ्लैंडर्स। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले, अर्थात प्रोफेसर। और यहाँ रहते हुए इन्होंने अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण को जन्म दिया। और इन्होंने देखिए अंतः प्रणाली की जो ये विश्लेषण था ये कब दिया? 1959 में। इन्होंने एक चीज बताई कि देखिए कक्षा कक्ष के अंदर जब तक अंतःक्रिया नहीं होती है तब तक शिक्षण नहीं होता है। उसी को आधार मानते हुए उन्होंने इस प्रणाली को जन्म दिया जिसे कहा जाता है फ्लेंडर की अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण व्यवस्था। और ये जो इन्होंने जो व्यवस्था दी थी ये शाब्दिक व्यवहारों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी ये? शाब्दिक व्यवहार पर आधारित। यही एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्लेंडर की
क्रिया प्रणाली किस पर आधारित है? शाब्दिक व्यवहार पर आधारित, जो कक्षा कक्ष में होती है, आधारित। और ये जो प्रणाली इस पर आधारित थी, इस प्रणाली के अंदर देखिए जो बातें बताई उन्होंने, शाब्दिक व्यवहार को 10 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 10 भागों में। और प्रमुख रूप से देखिए इस शाब्दिक व्यवहारिक जो प्रणाली है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो मैं आगे बता रहा हूं। शाब्दिक व्यवहार प्रणाली, शाब्दिक व्यवहार प्रणाली। और शाब्दिक व्यवहार को उन्होंने कितने भागों में बांटा? प्रमुख रूप से 3 भागों के अंदर बांटा। सबसे पहले कहा जाता है शिक्षक की वार्ताएं, जो शिक्षक बोलता है, शिक्षक वार्ता, अंत्यक्रिया होगी देखिए, शिक्षक की वार्ता। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहा गया छात्र की वार्ता, स्टूडेंट्स, छात्र वार्ता। और तीसरे नंबर पर कहा गया मौन या हस्तक्षेप रहित, यानी जिसे हम कहते हैं साइलेंस, और एक तरह से कंफ्यूजन, मौन या कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को देखिए हम हिंदी में एक तरह से कह सकते हैं अपने इसके अंदर कि जो कंफ्यूजन जो चीज होती है, अस्त व्यस्तता। कंफ्यूजन का मतलब क्या हो सकता है? अस्त व्यस्तता, अस्त व्यस्तता यानी कंफ्यूजन, मौन, साइलेंस। तो देखिए शाब्दिक व्यवहार को फ्लैंडर्स ने कितने भागों में बांटा? 3। शिक्षक की वार्ताएं, नंबर 2 छात्र की वार्ताएं, और नंबर 3 मौन और अस्पष्टता, यानी जिसे हम कह देते कंफ्यूजन। इस तरह से देखिए 3। इसके बाद यदि हम देखते हैं शिक्षक वार्ताओं को भी उन्होंने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। और 7 भागों का 2 बड़े वर्ग बनाए हैं, एक तो अप्रत्यक्ष और दूसरा बनाया है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष के अंदर तो देखिए 4 बातों को शामिल किया गया है, अप्रत्यक्ष में तो 4, और प्रत्यक्ष के अंदर कितनी बातों को शामिल किया गया है? 3 बातों को, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से देखिए इसमें शामिल किया गया, यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव और एक कैसा है? प्रत्यक्ष प्रभाव, इनको। उसके बाद देखिए यहां पर हम बात करते हैं जो छात्र वार्ताएं होती हैं, इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। और उसके बाद मौन की यदि बात करते हैं तो इसका होता है 1। तो इस तरह से देखिए यहाँ बिंदु 1 2 3 और 4, यहाँ आता है 5 6 7 8 7 सॉरी, और उसके बाद आता है 8 और 9, और ये आता है 10। तो देखिए शाब्दिक व्यवहार को फ्लेंडर ने कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 10 वर्गों में बांटा है। और फिर उन्होंने इसकी पूरी कैलकुलेशन करके एक मैट्रिक्स दी है, एक सारणी का निर्माण किया है। अपने एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है, अंतःक्रियात्मक प्रणाली विश्लेषण के जन्मदाता कौन है? नेड ए फ्लेंडर्स। कहाँ पर थे? मिनीसोटा विश्वविद्यालय यूएसए के प्रोफेसर। उन्होंने किस पर जोर दिया? शाब्दिक व्यवहार प्रणाली पर जोर दिया, जिसे 10 वर्गों में विभक्त किया गया, मोटे रूप से 3 भागों में, शिक्षक की वार्ता, छात्र की वार्ता, मौन या कंफ्यूजन। अब देखिए शिक्षक की वार्ताओं को टोटल 7 भागों में विभक्त किया गया, छात्र की वार्ताओं केवल 2 भागों में, और मौन को रखा उन्होंने 1 में। अब देखिए इन्हीं चीज़ों को आधार पर पूरा वर्गीकरण किसने दिया? फ्लेंडर ने दिया। आप मोटे मोटे रूप में इन चीज़ों को याद कर लेना। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाता है साथियों? समाप्त हो जाता है। और इसी टॉपिक के साथ साथ देखिए हमारी 5वीं यूनिट भी समाप्त हो जाती है। सभी को देखिए मेरा एक बार पुनः नमस्कार।